आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात व शुरका NDS क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ क्लास में हाज़िर होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंसान के लिए जो सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात होती है वो मौक़िया का अवेलेबल होना होता है, यानी किसी मौका का अवेलेबल होना या किसी चीज़ का चांस मिल जाना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो मैसेज है जिससे मैं अपना जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ वो है टू लर्न मोर टू अर्न मोर। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोग नाम कमाएंगे, इज़्ज़त कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, नेम एंड फेम कमाएंगे। आपका उतना ही ज़्यादा वक़ार और मुकाम और बुलंद और स्टेटस बनेगा। ये सारी चीज़ें लर्निंग से मुतल्लिक़ा हैं, क्योंकि ये कहा जाता है एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो लिहाजा आज आपके लिए मौका है NTS की शक्ल में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लर्न करें ताकि वो तमाम चीज़ें आपको ज़िंदगी में मिल सकें जिनकी आपको ज़रूरत भी है और जो आप चाहते भी हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, निसाब के मुताबिक तैयारी NTS में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी इम्तहान है, अगर वो सिलेबस के मुताबिक तैयारी की जाए तो तब जाके इंसान कामयाब होता है। सिलेबस के बगैर तैयारी ऐसे ही है जैसा कि आप लोग अंधेरे में कोई चीज़ तलाश करते हैं। मैं एक मिसाल की देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप लोग 8वीं क्लास का इम्तहान देना चाहते हैं तो तैयारी आप 6ठी क्लास की करते हैं तो क्या आप इम्तहान में पास हो जाएंगे? अगर आप 8वीं 9वीं क्लास के इम्तहान देना चाहते हैं तो तैयारी आप 11वीं की करते हैं तो क्या पास हो जाएंगे? ये एक छोटी सी मिसाल है आपको समझाने के लिए कि आप लोग जब तक आपको सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी नहीं करेंगे कभी भी आप NTS में 80+ नंबर नहीं ले सकते। मैं ये बात बार बार अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को ये बताता हूँ। NTS का सिलेबस तब्दील हो चुका है, जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक तैयारी करें तब जाके आपका बेड़ा पार होगा। आज का जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में शुरू में रखी है वो है मैथमेटिक्स। बच्चों, मैथमेटिक्स में ये कुछ कंसेप्ट हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे मल्टीपल्स मैंने लिखा हुआ है। मल्टीपल क्या होता है, डिवाइज़र्स या डिवाइजिबल या डिवाइज़र्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल से मुराद वो फिगर होते हैं जो कि टेबल की शक्ल में होते हैं, या जो कि यानी कि ज़रब होने, यानी कि मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें दो हैं तो हम अगर ये बोलेंगे कि दो के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं तो वो तमाम दो के मल्टीपल्स होंगे जिनके ऊपर टू का टेबल जा सकता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह अगर कोई बोले कि जो 5 है उसके मल्टीपल्स कौन कौन से हैं तो जो भी 5 का टेबल है सारे का सारा वो क्या है, वो उसके मल्टीपल हैं। मल्टीपल होता है यानी कि हम अगर उनको तकसीम, एक ही फिगर को तकसीम करते जाएं, तकसीम करते जाएं, करते जाएं, ज़रब करते जाएं, यानी ज़रब देते जाएं, तो जैसे आप ज़रब वगैरह देते जाएंगे वो जो बेसिक यानी मल्टीपल होगा ना वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसमें और एक खास तनासब से वो बढ़ेगा। इसकी मैं आसान सी मिसाल ये देता हूँ कि ये जितने भी टेबल होते हैं जिनको उर्दू में, पंजाबी में पहाड़े कहते हैं, जितने भी पहाड़े होते हैं ये सारे मल्टीपल्स की बेहतरीन मिसालें होते हैं। पेपर पे आम तौर पर ये जो सवाल है ये आता है पेपर में आम तौर पर सवाल आता है द फॉलोइंग आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 या द फॉलोइंग आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। जब 5 मल्टीपल्स का जिक्र होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे अब क्या होगा, लिखा होगा वहाँ पर 4 यानी कि A B C D 4 ऑप्शन दिए होंगे।
एक में लिखा होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। दूसरे में लिखा होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तीसरे में लिखा होगा 5, 10, 20, 30, 40, यानी कि बेतरतीब लिखे होंगे। जब आपको पता होगा ना कि 5 का जो मल्टीपल हैं वो 5 से ही यानी कि आगे स्टार्ट होते हैं, जैसे 5, 10, 15, तो आप आराम से इस पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात मल्टीपल लफ्ज़ की बच्चों को समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। जब आपको मैंने आसान लफ्ज़ में बता दिया ना कि मल्टीपल्स बेसिकली टेबल होते हैं, तो फिर आप आराम से समझ आएंगे। इसी तरह जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो आता है डिवाइज़र्स का। तो कहते हैं जी कि जो 10 है इसके डिवाइज़र कौन कौन से हैं। मल्टीपल तो आपको पता चल गया। अब डिवाइज़र वो होते हैं जो तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। मसलन 10 है, 10 के ऊपर कौन कौन से फिगर तकसीम हो जाते हैं, यानी नंबर 1 तकसीम हो जाता है, 2 भी तकसीम हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी तकसीम हो सकता है। इस तरह जो 100 है इसके ऊपर कौन कौन तकसीम हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 10 भी, 25 भी, 50 भी, 100 भी। अब जो 10 है ये सारे जो लिखे हुए हैं 1, 2, 5, 10 ये सारे इसके डिवाइज़र हैं। इस तरह 100 के जो आगे लिखे हुए हैं 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50, 100 ये सारे इसके डिवाइज़र हैं। पेपर में ये आ सकता है, पेपर में ये लिखा होता है कि 3 इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100। तो अब मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए, या मतलब ये है कि जब बेटा असली ये बात होती है जब एक चीज़ का आपको पता हो ना, तो सवाल पूछने वाला किसी भी शक्ल में सवाल पूछ सकता है। वो इस तरह भी ये सवाल पूछ सकता है कि ऊपर वो लिखेगा द डिवाइज़र ऑफ द 100, नीचे वो 4-5 ग्रुप बना देगा। एक ग्रुप में वो क्या रख देगा, जैसे इसके 5 यानी पहले 4 डिवाइज़र हैं, पहले ग्रुप में यानी कि रखेगा 1, 2, 4, 5। ये ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन बी में वो क्या रखेगा 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी में क्या रखेगा 0, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन 4 में क्या रखेगा 1, 2, 4, 5, 6, 7 इस तरह। तो बच्चों जब आपको पता होगा कि 1, 2, 4, 5 जो हैं ये इसके डिवाइज़र हैं, बाकी तो उसके ऊपर ना 6 का टेबल जा सकता है, पहाड़ा जा सकता है, और ना 3 का जा सकता है। तो लिहाजा आप 1, 2, 4, 5 वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात ये समझ आ रही है। तो डिवाइज़र वो होते हैं जो किसी भी यानी कि जो नंबर होता है, फिगर होता है, डिजिट होता है, उसके ऊपर उसके टेबल सारे जाने वाले होते हैं, उनको डिवाइज़र कहते हैं। जैसे मैंने 2 मिसालें दी हैं आपको समझाने के लिए। 100 के ऊपर 10 के ऊपर 1, 2, 5, 10 का टेबल जा सकता है, और 100 के ऊपर 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50 और 100 का टेबल जा सकता है। लिहाजा ये सारे 100 के डिवाइज़र हैं और दूसरे जो सारे 10 के डिवाइज़र हैं। तो इस तरह मल्टीपल्स और डिवाइज़र मुकम्मल हुए। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर में ये लिखा हुआ है कि विच हैज़ ओनली 2 डिवाइज़र्स, यानी कि इसका मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ऊपर सिर्फ 2 टेबल जा सकते हैं बस। एक 1 का टेबल जा सकता है, एक उसका अपना टेबल जा सकता है। ये पेपर में आम तौर पर 99% चांस होते हैं, ये पेपर में आम तौर पे आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन पर 1 का टेबल जा सकता है और उस फिगर का अपना जा सकता है। जैसे 2 है, 2 के ऊपर 1 का टेबल भी जा सकता है और 2 का भी जा सकता है। 3 के ऊपर 1 का जा सकता है और 3 का भी जा सकता है। 5 के ऊपर 1 का जा सकता है और 5 का भी जा सकता है। इसी तरह इनके ऊपर 2 सिर्फ टेबल जा सकते हैं, तीसरा कोई टेबल नहीं जा सकता। इनके ऊपर सिर्फ 2 टेबल जा सकते हैं, तीसरा कोई भी टेबल नहीं जा सकता। तो इसलिए बच्चों आपने ये जहन में रखना है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन पर सिर्फ 2 टेबल जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बार एक पेपर में ये सवाल आया हुआ था कि 1 इज़ यानी कि जो 1 है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 है ये ना प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 जो है ना ये कंबाइंड नंबर यानी प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। और बाज़ औक़ात ये लिखा होता है कि फाइलिंग इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि समझे ये NTS का सवाल है, लिखा है कि दी फाइलिंग इज़ नॉट प्राइम नंबर। अब वहाँ पर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऑप्शन ए में लिखा होता है 1, ऑप्शन 2 में यानी कि या 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 इस तरह, यानी कि ये सवाल
तो जिसमें 1 होता है ना वो ऑप्शन जो होता है ना वो गलत होता है, क्योंकि 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। या ये होता है, लिखा होता है कि दी फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो ये भी मिसाल के तौर पर उसमें ऑप्शन लिखा होता है, ऑप्शन ए बी सी डी ई लिखा होता है, तो ऑप्शन ए में अगर 1 लिखा हुआ है तो वो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपने क्लिक करना है इसलिए कि वो प्राइम नंबर नहीं है। बाकी अगर 2 3 5 7 11 13 ये लिखे हैं तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई है। बच्चों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिन पर 2 से ज़्यादा टेबल जा सकते हैं। प्राइम नंबर पर सिर्फ 2 टेबल जाते हैं, अपना और 1 का। और जो कंपोजिट नंबर होता है इसके ऊपर 2 से ज़्यादा टेबल जा सकते हैं, यानी 3 4 5 जा सकते हैं। जैसे 4 है, 4 के ऊपर 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है और 4 का अपना भी, यानी 3 जा सकते हैं। 6 के ऊपर भी 1 2 3 6, इसके ऊपर 4 जा सकते हैं। 8 के ऊपर भी 4 जा सकते हैं, 1 2 4 और 8। 9 पे 3 जा सकते हैं, 1 3 9। तो इस तरह यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिन पर 2 से ज़्यादा टेबल जा सकते हैं या उनके डिवाइज़र होते हैं। और प्राइम नंबर वो होता है जिसके ऊपर सिर्फ 2 उसके डिवाइज़र होते हैं, यानी कि एक 1 होता है और एक 2 होता है। और डिवाइज़र्स क्या होते हैं, ये मिसाल के तौर पर समझ लें कि डिवाइज़र्स वो यानी कि अल्फाज नंबर होते हैं जो कि किसी टेबल के यानी किसी भी रकम के ऊपर नंबर के ऊपर जा सकते हैं। और मल्टीपल मैंने बता दिया ये टेबल होते हैं। और यानी कि ये एक मतलब है जिसका भी टेबल है उसमें उतने उतने आपने प्लस करते जाना है तो वो टेबल आगे इंक्रीज़ होता जाएगा, वो सारे उसके मल्टीपल हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये सारे इसके मल्टीपल हैं। बच्चों आगे आ जाएगा नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल जो नंबर होते हैं बच्चों ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, होल जो नंबर होते हैं बच्चों ये 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में होल नंबर में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर वो होते हैं कि जो के 2 4 6 यानी 2 के ऊपर जिनका टेबल जा सकता है। इवन नंबर वो नंबर है जिनके ऊपर 2 का टेबल जा सकता है। इस तरह आठ नंबर्स होते हैं। और आठ नंबर वो नंबर होता है जिनके ऊपर 2 का टेबल नहीं जा सकता, बाकी सारे जा सकते हैं। मसलन 1 के ऊपर 1 का जा सकता है, 3 के ऊपर 1 का और 3 का जा सकता है। इस तरह आगे 5 7 9 के ऊपर 1 का 3 का 9 का जा सकता है। लेकिन इन सब के ऊपर 2 का टेबल तकसीम नहीं हो सकता, नहीं जा सकता। अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो 8 नंबर में जो 2 होता है ये किसी चीज़ का भी डिवाइज़र नहीं होता। इवन नंबर में सारे 2 के डिवाइज़र होते हैं या मल्टीपल होते हैं। इसी तरह होल नंबर जो होता है ये 0 1 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर है बच्चों वो 1 से स्टार्ट होता है। ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए, वो पूछ लेते हैं किसी न किसी शक्ल में, ये वो पूछते हैं। उसके बाद बच्चों आगे उर्दू है। तो उर्दू का मैंने जो स्टार्ट किया है वो आपके सामने है। बच्चों याद रखें कि एक होती हैं बनावट के लिहाज से इस्म की इकसाम, या इस्म की बनावट के लिहाज से इकसाम, वो होती हैं मस्दर मश्तक जामद। एक होता है इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से इकसाम। तो इस्म के इस्तेमाल के लिहाज से जो इकसाम है ना, बनावट के लिहाज से नहीं, बनावट होता है कि उससे बनती हैं, यानी मस्दर मश्तक जामद से इस्म बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि इस्म को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ये इस्म के इस्तेमाल के लिहाज से जो किस्में हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि इसकी इस तरह दो बड़ी किस्में हैं। एक का नाम है इसमें मारफा, दूसरे का नाम है इसमें नकरा। फिर सुन लें, इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा। आगे फिर इसमें मारफा की किस्म कितनी है, 4 हैं। इसमें इसमें अलम है, ज़मीर है, इससे इशारा है और मसूल है। फिर इसमें अलम की इकसाम मैंने अभी डिस्कस की हैं, जैसे कि ख़ताब, लक़ब, तहल्लस, कुनियत और पाँचवा उर्फ़। नीचे मैंने एक पैगाम भी रखा हुआ है आपके लिए, अक्ल से बड़ी कोई नेमत नहीं अगर ये बेदार हो तो। अगर अक्ल बेदार नहीं होगी, शौर बेदार नहीं होगा तो आप वक़्त से बहुत पीछे रह जाएंगे, दुनिया आपसे आगे निकल लेगी। अच्छा बच्चों, इसमें
इल्म की जो इकसाम मैंने 5 आपको बताई हैं, यानी कि ये पीछे हैं, जैसे ख़ताब है, लक़ब है, तखल्लुस है, कुनियत है, उर्फ़ है। अब ख़ताब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे तो पहले पता होना चाहिए जो ख़ताब है ये इससे में अलम की इकसाम है। वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए और हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे ख़ताब कहते हैं। मसलन शम्सुल उलमा, बाबाए उर्दू, रुस्तम ज़मान। इसमें सैयद मीर हसन जो थे कायद अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम थे, उनको शम्सुल उलमा का ख़ताब दिया गया। मौलवी अब्दुल हक थे जिनको बाबाए उर्दू का ख़ताब दिया गया। इस तरह गामा पहलवान था जिसको रुस्तम ज़मान का ख़ताब दिया गया, रुस्तम ज़मां। तो ये मिसाल के तौर पर जितने भी हैं ये सारे के सारे ख़ताब हैं। तो ये ख़ताब जो होता है ना, ये इसमें अलम की किस्म होती है, ये याद रखना। इसमें इल्म की जो दूसरी किस्म है ना अलम की, वो है लक़ब। वो इसम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। ख़ताब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लक़ब कौम की तरफ से दिया जाता है। जैसे कायद आज़म यानी बड़ा लीडर, मादर मिल्लत यानी कि कौम के, यानी कि मादर मिल्लत यानी कौम की माँ, कायद मिल्लत यानी कौम का कायद, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, इब्राहिम हलीलुल्लाह। ये सारे के सारे क्या हैं, लक़ब हैं। और ये जो लक़ब हैं ये मिसाल के तौर पर किसी खूबी की वजह से अवाम की तरफ से दिए जाते हैं। तीसरे नंबर पे तखल्लुस है, वो नाम जो शायर अपने शार में इस्तेमाल करते हैं। मसलन गालब, ये असदुल्ला खान गालब का, असदुल्ला खान असल नाम था तो गालब उन्होंने शेर में इस्तेमाल किया। इब्राहिम, इन्होंने ज़ो का यानी कि तखल्लुस इस्तेमाल किया। अल्ताफ़ सैन आली ने आली का तखल्लुस इस्तेमाल किया। अब आगे आ गया कुनियत, ये चौथी किस्म है। और आपको पता है ये किसकी किस्म है, ये इसमें अलम की किस्म है। वो इसम अलम जो बाप या माँ या बेटे की वजह से मशहूर हो जाए, यानी कि बाप के नाम से, माँ के नाम से या बेटे के नाम की वजह से मशहूर हो जाए। यानी कि अगर बाप ने बहुत बड़ा को काम किया है या बहुत बड़े बाप का बेटा है, तो इस तरह, या माँ अगर बहुत बड़े मकाम वाली हैं या बेटा अगर बहुत मकाम वाला है, तो उनके वजह से ये मशहूर हो जाते हैं नाम। मसलन इब्ने ख़ताब, इब्ने ख़ताब जो था ये हज़रत उमर फ़ारूक की कुनियत थी। इब्ने ख़ताब, इब्ने ख़ताब हज़रत उमर फ़ारूक की कुनियत थी। इसी तरह इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत थी। हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं ये यानी कि इब्ने ख़ताब यानी कि उनके बेटे थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इस तरह बच्चों इब्ने ख़ताब की कुनियत है, इब्ने मरियम की कुनियत है। अबुल कासम, कासम के अब्बू, तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। इस तरह अबू तुराब, तुराब के अब्बू, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है। इसी तरह मैंने कुछ साइंस की मिसालें भी आपके सामने रखी हैं। जैसे इब्नुल हेशम था, तो इब्नुल हेशम भी कुनियत है। इब्ने अरबी, ये भी कुनियत है। इस तरह जो कुनियत होती है ये बाप के नाम पे, माँ के नाम पे, या मतलब बेटे के नाम पे या बेटे की मशहूरी की वजह से, यानी कि ये कुनियत मशहूर हो जाती है। तो इसलिए ये कौन सी किस्म है, ये इसमें अलम है कुनियत। चौथे नंबर पे बच्चों एक, पांचवें नंबर पे एक उर्फ होता है। और जो उर्फ होता है वो नाम होता है जो कि वालिदैन बचपन से प्यार मोहब्बत से रख लेते हैं। या मिसाल के तौर पे जो वालिदैन रख लेते हैं, या वो किसी कमी की वजह से या नुक्स की वजह से या खूबी की वजह से किसी का नाम मशहूर हो जाता है। वो भी स्लाइड मैंने रखी थी कि पता नहीं किधर वो मिस हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रही। वो किधर गई है स्लाइड, मेरा है ना कहीं को एंड पे तो नहीं चली गई गलती से। मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ कि गलती से एंड पे नहीं, एंड पे नहीं है वो।
अच्छा बच्चों, कुनियत के बाद आगे हम यानी चार ये हो गए। पांचवा उर्फ होता है। उर्फ किसी खूबी की वजह से या वालिदैन के लाड प्यार की वजह से नाम रख दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, जैसे हम अपने जो बच्चे हैं उनके नाम मुख्तलिफ रख लेते हैं। अगर मतलब जैसे चंदा हो गया, मतलब मैरो हो गया, या मतलब रज़िया का नाम प्यार से मतलब वालिदैन रख लेते हैं, रज्जो हो गया। इस तरह जो मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे मतलब ये है कि या जवेद से जेदा, बनारस से बासु। तो इस तरह मतलब किसी बच्चे का अगर रंग काला हो या सांवला हो तो उसका नाम कालू रख दिया जाता है। आंखें बिल्ली हों तो बिल्ला नाम रख दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो होता है ना, ये उर्फ हैं, और ये पांचवी किस्म होती है इसमें अलम की। आगे बच्चों हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आज हम प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। बच्चों जो प्रॉपर यूज़ है ये फ़िक्रों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेंस यानी कि NTS टेस्ट के अंदर भी ये आता है। वहाँ पर फ़िक्रा लिखा होता है ही इज़ खाली जगह होती है, आगे देम लिखा होगा। अब ही इज़ सीनियर टू देम, टू की प्रेपोजिशन ऑप्शन ए में होगी। ऑप्शन बी में ही इज़ सीनियर विद देम, ही इज़ सीनियर फ्राम देम, ही इज़ सीनियर ऑन देम, ही इज़ सीनियर अलॉन्ग देम, वगैरह मुख्तलिफ प्रेपोजिशनें होंगी। लेकिन आपको मैं एक आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ कि सीनियर लफ्ज़ हो या जूनियर लफ्ज़ हो या प्रायर लफ्ज़ हो या सुपीरियर लफ्ज़ हो, इन सब के साथ एक ही प्रेपोजिशन आती है और वो होती है टू। सीनियर का लफ्ज़ आ जाए सीनियर का, आपने टू प्रेपोजिशन लिखनी आंखें बंद करके। जूनियर आ जाए आपने टू प्रेपोजिशन लिखनी है। प्रायर आ जाए आपने टू प्रेपोजिशन लिखनी है। सुपीरियर आ जाए टू लिखनी है। एक और लफ्ज़ होता है इन्फीरियर। अगर अगर इन्फीरियर आ जाए तो फिर भी, यानी कि ये पांच लफ्ज़ हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर और इन्फीरियर। इनके साथ बच्चों आपने टू की प्रेपोजिशन लगानी है, ये अपने पास नोट कर लें। तो सीनियर टू हिज, सीनियर टू देम। सीनियर होता है कि मकाम मर्तबे के लिहाज से किसी से बड़ा होना। जूनियर टू हिज, जूनियर टू मी। जूनियर होता है मकाम और मर्तबे मर्तबे के लिहाज से छोटा होना। इसके बाद होता है प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है आपसे कबल या कबल अज वक़्त। तो ये होता है ही टोल्ड द स्टोरी प्रायर टू अली, उसने अली से पहले मुझे कहानी बता दी। यानी कि अभी अली ने नहीं बताई थी बल्कि मुझे पहले उसने मुझे कहानी बता दी। ही से मुराद कोई आमद होगा, कोई और बंदा है जिसने अली से पहले कहानी बता दी, प्रायर टू। सुपीरियर टू होता है ज़्यादा बेहतर होना। दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू डेथ। ये जो कपड़ा है ये उस कपड़े से ज़्यादा सुपर है, बेहतर है। फिर इन्फीरियर होता है क्वालिटी में कम तर। दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू डैट। ये कपड़ा उस कपड़े से क्वालिटी वाइज कम है या कम तर है। सुपीरियर टू बरतर, इन्फीरियर टू कम तर, ये याद रखना। आगे प्रपोजिशन है अवेयर ऑफ। ही इज़ अवेयर्ड ऑफ द फैक्ट, वो इस हकीकत से आगाह है, तो यह आगाही रखता है। ही इज़ अवेयर ऑफ। तो बच्चों अवेयर के साथ प्रपोजिशन ऑफ आती है। इसी तरह जो लफ्ज़ होता है ना बोस्ट, इसके साथ भी ऑफ आती है। डू नॉट बोस्ट ऑफ बीइंग रिच। अमीर होने पर ना अतराएं या ना शेही बगाड़ें। तो डू नॉट बोस्ट ऑफ बीइंग रिच। तो ये जो बोस्ट होता है ये शेही बगाड़ना होता है। कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस के साथ ऑफ की प्रपोजिशन आती है, ये याद कर लें आप लोग। ये देखें ना, अवेयर के साथ भी ऑफ, बोस्ट के साथ भी ऑफ, कॉन्शियस के साथ भी ऑफ, अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ। आगे एक और लफ्ज़ होगा, एक और लफ्ज़ है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ के साथ भी प्रपोजिशन आती है ऑफ, और शेम्ड के साथ भी ऑफ आती है। जब आप ये छः लफ्ज़ याद कर लेंगे ना, और पांच जो दूसरे मैंने बताए हैं टू के, तो आप समझ लेंगे 11 आपको प्रपोजिशन जो है उनका पता चल गया है। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये पांच लफ्ज़ हो गए। इसी तरह अवेयर ऑफ, बोस्ट ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ और अशेम्ड ऑफ।
ये 5-6 लफ्ज़ हैं, इनके साथ आम तौर पर इनके साथ हमेशा नहीं बल्कि आम तौर पर ऑफ प्रपोजिशन आती है। ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट। दूसरा बोस्ट ऑफ, डू नॉट बोस्ट ऑफ बीइंग रिच। तीसरा कॉन्शियस ऑफ, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस इशू, मैं इस मसले के बारे में आगाह हूँ। चौथा अक्यूज्ड ऑफ, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। आगे है ये इन्फीरियर टू, गलती से इधर आ गई है साइन, वो देखा ना, मैं बता रहा था ना कि ये पांचवा भी है, कहीं लिखा हुआ है। इन्फीरियर टू होता है द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू डैट। ये इन्फीरियर असल में सुपीरियर का उल्ट है। तो आगे आपने सुपीरियर टू पढ़ लिया, अभी ये इन्फीरियर भी हो गया। आगे बच्चों लफ्ज़ अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ होता है किसी चीज़ की रजामंदी देना या हाँ करना। ही अप्रूव्ड ऑफ हीज़ ओपिनियन, उसने अपनी जो राय है उसको उसका इजहार किया। तो अप्रूव के साथ भी आमतौर पर ऑफ की प्रपोजिशन आती है। उसके बाद आ गया अशेम्ड ऑफ, जो अशेम्ड होता है शर्म करना। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हीज़ मिस्टेक, तो ही इज़ अशेम्ड ऑफ, तो अशेम के साथ भी बच्चों प्रपोजिशन ऑफ आती है। पेपर में वो कंफ्यूज कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर वहाँ पर फ़िक्रा लिखा होता है, 5 फ़िक्रे लिखे होते हैं। एक फ़िक्रा लिखा होता है ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, एक लिखा होता है ही इज़ अशेम्ड फ्राम हिज मिस्टेक, तीसरा लिखा होता है ही इज़ अशेम्ड विद हिज मिस्टेक, चौथा लिखा होता है ही इज़ अशेम्ड बाय हिज मिस्टेक, पांचवा लिखा होता है ही इज़ अशेम्ड ऑफ या ही इज़ अशेम्ड, कोई एक और मतलब ये है कि कोई यानी कि ऑफ टू या ऑन टू हिज मिस्टेक, यानी 5 वो लफ्ज़ बना देंगे, 5 लाइनें, 5 वो ABCD 5 ऑप्शन बना देंगे। उन 5 में एक वो दुरुस्त होगा जिसमें अशेम्ड ऑफ लिखा होगा, क्योंकि बंदा आम तौर पर क्या करता है कि बंदा भूल जाता है। जैसे ही इज़ अशेम्ड ऑफ और ही इज़ अशेम्ड फ्राम, आम तौर पर लोग फ्राम लिख देते हैं, आम तौर पर लोग बाय लिख देते हैं, अशेम्ड बाय। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए शेम्ड ऑफ, अप्रूव्ड ऑफ और इसी तरह इन्फीरियर टू, और ये सारे जो लफ्ज़ हैं इनका प्रपोजिशनों का अपना अपना इनके साथ खास इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये एक लफ्ज़ है कन्विंस ऑफ, ही कन्विंस्ड मी ऑफ टू गो विद दैम, उसने मुझे उनके साथ जाने के लिए कन्विंस किया। तो कन्विंस के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑफ की आती है। उसके बाद है फेथफुल ऑफ, हॉर्स इज़ फेथफुल ऑफ हिज मास्टर, वफादार, यानी घोड़ा अपने मालिक का वफादार होता है। तो इसके साथ भी बच्चों क्या आ गया, फेथफुल यानी कि हॉर्स, तो फेथफुल के साथ प्रपोजिशन ऑफ आ गई। इस तरह फॉन्ड ऑफ होता है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, जो फॉन्ड लफ्ज़ है इसके साथ भी प्रपोजिशन आमतौर पे ऑफ आती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये भी तो कह सकते हैं ना, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम फॉन्ड फ्राम रीडिंग, आई एम फॉन्ड विद रीडिंग, आई एम फॉन्ड बाय रीडिंग, आई एम फॉन्ड इन टू रीडिंग, या आई एम फॉन्ड अप टू रीडिंग। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ड के बाद ऑफ ही प्रपोजिशन आती है। इस तरह बच्चों एक लफ्ज़ होता है मेड ऑफ, द पेन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, जो पेन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो मेड के साथ भी क्या, ऑफ। हालांकि मेड विद भी हो सकता है, मेड फ्राम भी हो सकता है, दिस पेन इज़ मेड फ्राम प्लास्टिक, लिहाजा या दिस पेन इज़ मेड बाय प्लास्टिक, लिहाजा मेड के साथ बाय विद वगैरह नहीं आता, ऑफ ही आता है। उसके बाद है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड ऑफ, ही रिमाइंडेड मी ऑफ हिज प्रॉमिस, तो रिमाइंडेड ऑफ यानी कि रिमाइंडेड मी ऑफ, तो इसके साथ भी बाद में प्रपोजिशन ऑफ आएगी। आगे बच्चों भी हम आते हैं पेडागोजी पे। जो पेडागोजी होती है इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग। ये से पहले मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। पेडागोजी यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग। न्यू व्यू ऑफ लर्निंग। अच्छा बच्चों, आजकल जो लर्निंग के हवाले से पेडागोजी में उस्ताद को भी एक ख़ास किस्म का मुकाम दिया जाता है और स्टूडेंट को भी एक ख़ास किस्म का।
पहले ज़माने में ये होता था कि टीचर जो होता था उसका स्टेटस कुछ और था और स्टूडेंट का कुछ और था। जो मौजूदा ज़माना है इसमें दोनों का जो स्टेटस है वो टोटली डिफरेंट है। पहले ज़माने में ये होता था कि जो टीचर है पहले ज़माने में ये होता था कि जो टीचर है वो एक डिस्पेंसर के नाम से मशहूर होता था। पुराने ज़माने में जो टीचर है ये कहा जाता था ये डिस्पेंसर है, यानी मालूमात बखेरने वाला है। और जो स्टूडेंट है इसको क्या कहा जाता था, अब्जार्बर, यानी कि जो टीचर मालूमात बखेरता है ये उसको जज्ब करता है। डिस्पेंसर टीचर को पैराने, यानी कि एजुकेशन में या पुराना जो टीचर का कंसेप्ट है उसमें टीचर को डिस्पेंसर कहा जाता था और स्टूडेंट को अब्जार्बर कहा जाता था। जो नया ट्रेंड आ गया अभी इसमें बच्चों टीचर को फैसिलिटेटर कहते हैं और स्टूडेंट को सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये बड़ी तवज्जो से बात सुनने वाली है। पेपर में लिखा होता है द न्यू कंसेप्ट ऑफ टीचर, वहाँ पर फैसिलिटेटर भी लिखा होता है, डिस्पेंसर भी लिखा होता है, गाइडर भी लिखा होता है, और उसके अलावा गाइडर के साथ साथ यानी हेल्पर भी लिखा होता है, और उसके साथ साथ मेंटोर भी लिखा होता है, मेंटोर। तो लिहाजा अगर आपको याद होगा कि जो पुराना कंसेप्ट है उसमें टीचर को डिस्पेंसर कहते थे, नए कंसेप्ट में फैसिलिटेटर कहते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे जवाब देना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह जो पुराना स्टूडेंट का कंसेप्ट उसमें स्टूडेंट को ऑब्जर्वर कहते थे, लेकिन आजकल जो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद बच्चों लर्निंग के हवाले से, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग सीखने सिखाने का अमल होता है। आप जो कुछ सीखते हैं इसको लर्निंग कहते हैं। उर्दू में इसको आमोज़श भी कहते हैं, उर्दू में इसको ताल्लम भी कहते हैं, तेल ऐन लाम मीम ताल्लम, आमोज़श या सीखना, सीखने का अमल, यानी जो कुछ इंसान सीखता है, जो उसके पास मालूमात आती है, जो भी वो लर्निंग करता है यानी सीखता है, वो उसे लर्निंग कहते हैं। अब ये क्या है कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने लर्निंग की मुख्तलिफ डेफिनेशन की है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप लोगों ने इनको तैयार करना है, इनको नोट करना है, इनको याद करना है, इनको डेली रिवाइज करना है। बी एफ स्किनर ने लर्निंग के बारे में क्या कहा था? तो बी एफ स्किनर जो है ये कहता है लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। यानी बी एफ जो स्किनर है उसने यानी कि लर्निंग की तारीफ क्या की है, ये एक्विजिशन एंड रिटेंशन। बच्चों पेपर में ये आता है कि बी एफ स्किनर हैज़ डिफाइंड लर्निंग एज, बी एफ स्किनर हैज़ डिफाइंड लर्निंग एज, नीचे 4-5 ऑप्शन होंगे, एक में लिखा होगा लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ऑप्शन 2 में लिखा होगा लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन की जगह ट्रेनिंग लिख देंगे, तीसरे में लिखा होगा लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड यानी कि जॉइनिंग लिख देंगे, चौथे में लिखा होगा लर्निंग इज बोथ रिटेंशन एंड ट्रेनिंग लिख देंगे। तो ऑप्शन तो एक ही दुरुस्त होगा ना जो आपको याद होगा। इसी तरह ये आगे जितने अभी आएंगे ना इन सब के हवाले से ये याद रखना आपने। तो बी एफ स्किनर ने यह बात बोली थी लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। व्यू ऑफ गेट्स, तो गेट्स ने क्या तारीफ की थी, ये सारे एजुकेशनिस्ट हैं, ये जितनी आप लोग किताबें पढ़ते हैं ना पेडागोजी की, ये इन लोगों ने लिखी हुई हैं। इन्हीं लोगों का इनके अंदर बहुत बड़ा मुकाम है और बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका बड़ा काम है। यानी कि तो व्यू ऑफ गेट्स में क्या है कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ये बात आपने याद रखनी है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। और बी एफ स्किनर ने क्या तारीफ की है, लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। उसके बाद बच्चों जो किम्बले है उसने भी तारीफ की है। किम्बले कहता है लर्निंग, ये सब ने लर्निंग की तारीफ की है, इसलिए आपने ये लर्निंग के हवाले से ये सारे लफ्ज़ याद रखने हैं। किम्बले कहता है
ये कम्बला नहीं पढ़ना, इसे कमला या कमला, किम्बले, इसको किम्बल भी नहीं पढ़ना, किम्बले। इसने तारीफ की है लर्निंग इज़ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। किमले ने बड़ी अच्छी तारीफ की है कि जो लर्निंग होती है ये इंसानी रवैये में मुकम्मल तब्दील होती है। ये तो बाकी कमला तो नहीं था, ये तो बड़ा सियाना था भाई। कमला तो सादे बंदे को कहते हैं, ये बड़ा सियाना। ये कहता है कि इंसान के रवैये में जो मुस्तकिल तब्दीली होती है उसे तालीम कहते हैं, उसे लर्निंग कहते हैं, उसे मोजश, उसे तालम, उसे इल्म कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। शाबाश, बहुत अच्छी तारीफ है जिसने जो की है। उसके बाद बच्चों किंग्सले एंड गैरे ने क्या तारीफ की है, द एक्ट ऑफ एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट। किंग्सले और गैरी कहता है कि लर्निंग असल में ये वो होती है जिसमें एक इंसान अपने माहौल के साथ मुताबकत इख्तियार कर लेता है, अपने माहौल के साथ रहना शुरू कर देता है। किसके साथ रहना शुरू कर देता है, अपने माहौल के साथ रहना शुरू कर देता है। ये कितनी अच्छी तारीफ की है इस बंदे ने, किंग्सले ने एंड गैरी ने, द एक्ट ऑफ एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। वो सलीयत जिसमें एक इंसान अपने माहौल के साथ मुताबकत करके माहौल के साथ मिलजुल के रहता है, वो तालीम है। तो अब ये अकॉर्डिंग टू क्रो, जो क्रो है इसने क्या तारीफ की है, क्रो ने बड़ी खूबसूरत तारीफ की है। इस क्रो से मुराद कौवा नहीं है, बेशक ये एजुकेशनिस्ट था और कौवे जैसा सियाना था, लेकिन ये कौवा नहीं है। तो बच्चों इसने तारीफ ये की है और बड़ी खूबसूरत तारीफ है इसकी। ये कहता है लर्निंग इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। ये कहता है कि जो लर्निंग होती है न असल में ये इल्म, आदतें और रवैया जो होता है इसके हसूल का नाम है। बड़ी खूबसूरत बात की है इसने। यानी कि क्रो ये बाकी बड़ा सयाना आदमी था, भी कवि की तरह है, बड़ा होशियार था। ये कहता है कि जो लर्निंग है बच्चों, लर्निंग से मुराद आप इल्म ले लें, अभी तालीम ले लें। ये कहता है जो तालीम है असल में ये इल्म, आदतें और जो रवैया है उसके असूल का नाम है। इससे इल्म भी हासिल होता है, आदतें भी अच्छी आदमी अडाप्ट करता है, और रवैया यानी कि अच्छे जो रवैये हैं इनको अडाप्ट का नाम है। ये क्रो ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है, बहुत अच्छी की है। उसके बाद बच्चों आगे आ जाएगा, तो ये लर्निंग के हवाले से हमने पहले पढ़ लिया कि जो लर्निंग के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ के हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लर्निंग होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के रूल्स वगैरह होते हैं, लाज होते हैं। तो ये लाज ऑफ अभी लर्निंग पढ़ेंगे हम लोग। थॉर्नडाइक जो है इसने लर्निंग के जो कवानीन हैं वो मुतारफ़ करवाए थे, जिसमें एक लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है लॉ ऑफ अफेक्ट। आगे भी इसके लॉ हम अभी पढ़ेंगे, ये बड़ी तवज्जो वाली बात है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि लर्निंग लॉज सबसे किसने बयान किए। तो जो लर्निंग लॉज हैं, लर्निंग के कवानीन हैं, वो थॉर्नडाइक ने बयान किए। किसने बयान किए, थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, पहला उसने क्या बात बोली, द लर्नर मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू लर्न। जो लॉ ऑफ रेडीनेस है इसका मतलब है कि जो तालिब इल्म है, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। ये पहला कानून है। मेरे मेरे बहनों, ज़ाहिर इस ग्रुप में सारी बहनें ही हैं, तो मैं जब भी आपका लेक्चर शुरू करता हूँ ना तो आपको सबसे पहले ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैं पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, जो कि मैं जो थॉर्नडाइक है इसके रूल को लेके चलता हूँ। जो थॉर्नडाइक है ये इसका रूल है। ये कहता है कि जब तक बच्चा ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होगा वो कैसे पढ़ेगा, वो हाक पढ़ेगा। बड़ी अच्छी बात है ना, गौर करने वाली बात है, आप भी ज़रा सोचें। तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, रेडीनेस बेसिकली ये तालब इल्मों को इस काबिल करता है कि तालब इल्म इल्म हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। द लर्नर मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू लर्न। दूसरा क्या बच्चों आगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो पहला हमने लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ लिया, अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज है।
बच्चों इसका कानून ये है, ये कानून ये कहता है कि लर्निंग टेक्स प्लेस बाय एक्सरसाइजिंग, कि आप उस वक्त तक लर्निंग नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी बार बार मशक ना करें। बच्चों एक्सरसाइज करेंगे ना तो फिर आपको लर्निंग होगी। एनटीएस के जो मैं टेस्ट आपको सुना रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप जब तक इनको नहीं एक्सरसाइज करेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, आप कभी आगे नहीं निकल सकते, कभी आप याद नहीं कर सकते। तो ये थॉर्न डाई का ये दूसरा कानून है। पहला कानून उसको मैंने बता दिया आपको कि जहनी तौर पर तैयार होना, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। और दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो भी चीज़ आपने एक बार सुनी उसको फिर दो चार बार पढ़ें, उस पर एक्सरसाइज करें। जब आप उस पर एक्सरसाइज करेंगे ना तो फिर बच्चों क्या होगा, फिर ये होगा कि आप आराम के साथ मिसाल के तौर पर वो चीज़ सही याद कर लेंगे। तीसरा बच्चों होता है लॉ ऑफ अफेक्ट। ये आमतौर पर पेपर में आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। If our efforts are accompanied by a feeling of achievements or satisfaction, we further inspire to learn। बच्चों लॉ ऑफ अफेक्ट का मतलब होता है कि हमारे सामने कोई मादी टारगेट होता है जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं। अगर वो मादी टारगेट नहीं होगा, वो हमारा जिसमें हमारा फ्यूचर भी होता है, हमारी जॉब होती है, हमारे यानी कि मादी यानी कि खुशी होती है, मकसद का असूल होता है, यानी कि मतलब अचीवमेंट होता है। तो वो कहता है कि जब तक मिसाल के तौर पर आपके जहन में कोई चीज़ नहीं ना होगी, उस वक्त आप नहीं सही पढ़ सकेंगे। आप एनटीएस की तैयारी उसी वक्त करेंगे जब आपको पता होगा कि बी एनटीएस का हमने टेस्ट देना है। अगर वैसे में अगर एनटीएस का टेस्ट बंदा ना दे तो वैसे को तैयारी करेगा? आपको अगर मैं बोलूँ जी कि आप सीएसएस की तैयारी करें तो अभी आप करेंगे नहीं, करेंगे इसलिए कि आपने वो पेपर ही नहीं देने। तो अभी आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो अचीवमेंट है, वो आपको एनटीएस की शक्ल में टीचर बनने पे नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि आप लॉ ऑफ इफेक्ट ये है कि आप कोई मकसद जहन में रख के इल्म हासिल करते हैं, मकसद जहन में रख के लर्निंग करते हैं, मकसद जहन में रख के मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। पेपर में आम तौर पर ये होता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट दैट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक इज फॉर। तो इज फॉर जब लिखा होता है ना तो बीच में बहुत सारे फिर ऑप्शन आ जाते हैं। बीच में ये भी ऑप्शन आता है कि फॉर अचीवमेंट होता है, दूसरा ऑप्शन क्या आता है, फॉर एक्सरसाइज होता है, तीसरा क्या होता है, फॉर लर्निंग होता है, फॉर अटेनिंग होता है, फॉर प्रैक्टिसाइजिंग होता है। तो जो अचीविंग है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कोई फ़ायदा हो, हम इसलिए कोर्स डॉक्टर बनते हैं कि हम खिदमत करें। फ़ायदा मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है, मादी भी हो सकता है, रूहानी भी हो सकता है। हम इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि हमें अल्लाह हमसे खुश होगा या हमें नेकियां मिलेंगी। तो इसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं कि हम कोई रिजल्ट जहन में रख के, कोई चीज़ जहन में रख के लर्निंग करें, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। उसके बाद बच्चों लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब होता है एम्फासाइज इज गिवन ऑन रिवीजन, यानी कि लर्निंग में बार बार रिवीजन के ऊपर जोर दिया जाता है, बार बार रिवीजन के ऊपर। जैसे आपने लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ा है ना, एक्सरसाइज में और रिवीजन में एक छोटा सा फ़र्क है। एक्सरसाइज में रिवीजन में छोटा सा फ़र्क है, ये भी आप लोग समझ लें। एक्सरसाइज में और रिवीजन में फ़र्क ये है कि एक्सरसाइज ये होती है कि आप जैसे मैथ वगैरह या कोई भी चीज़ है उसमें बार बार लिख के, या इंग्लिश के स्पेलिंग वगैरह उसको बार बार लिख के आप वो यानी कि जिसमें आपका हाथ भी, आपका जिस्म यानी कि आपके हाथ की यानी कि आपका हाथ से जो वर्क होता है ये शामिल होता है, पेन पेंसिल शामिल होता है। आप हाथ से कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है। लॉ ऑफ रिवीजन होता है, इसमें पेंसिल पेन का कापी का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें आप ज़बानी भी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हो सकता होता है कि इसमें दो चार बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए। रिवीजन यानी कि रिवीजन होती है ये सिर्फ एक दो बार किसी सबक को दोबारा पढ़ना होता है। एक्सरसाइज में बेशुमार बार दोबारा किसी सबक को चीज़ को दोहराना होता है। एक्सरसाइज मैनी टाइम्स होती है, रिवीजन सम टाइम्स होती है, ये याद रखना। उसके बाद लॉ ऑफ यूज़। लॉ ऑफ यूज़ का मतलब होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जो चीज़ सीखी है आपने उसको सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि उसको अप्लाई भी करें आगे पीछे, उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिस वक्त इंसान तालिब इल्म होता है तो बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती, जब इंसान टीचर बन जाता है फिर बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। इसलिए समझ आ जाती है
कि इंसान उन चीज़ों का लॉ ऑफ यूज़ के तहत प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसे पता होता है मैंने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ऐसे अंदाज में प्रैक्टिस करता है कि वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों ये 5 असूल हैं, 5 लाज हैं जो कि थॉर्नडाइक ने हमें दिए थे। पहला जो असूल है वो दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस जो होता है ये ज़्यादातर पेपर में आता है, इसलिए ये कन्फ्यूजिंग है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसका तल्लुक लॉ ऑफ रेडीनेस से है, यानी कि जो तालब इल्म है उसको ज़हनी तौर पर तैयार करना पढ़ाने से पहले मैं इसी थॉर्नडाइक के असूल को हमेशा अप्लाई करता हूँ। बच्चों की पहले जहनी तौर पर उनको तैयार करता हूँ, उनकी मोटिवेशन करता हूँ, उन्हें पहले समझाता हूँ। जब वो जहनी तौर पर तैयार होते हैं तो फिर पढ़ाता हूँ। बेसिकली मैं ये एक असूल के तहत कर रहा होता हूँ, और ये असूल किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा असूल कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा कौन सा है? लॉ ऑफ अफेक्ट। तो ये ज़्यादा है, लॉ ऑफ जो अफेक्ट है ये आमतौर पर बच्चों को नहीं पता चलता। लॉ ऑफ अफेक्ट ये है कि हम किसी मतलब के लिए पढ़ते हैं, हम किसी अचीवमेंट के लिए पढ़ते हैं, हम किसी मादी या रूहानी फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। तो यानी कि लर्न करते हैं, पढ़ने से मुराद है कि लर्न करते हैं। अगर हमारे जहन में ये ना हो कि हमें को फ़ायदा होगा तो शायद हम ना पढ़ें। हम पश्तो ज़बान क्यों नहीं पढ़ते या सीखते? हम हिंदी ज़बान क्यों नहीं पढ़ते या सीखते? हम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते या सीखते? इसलिए कि हमें पता है कि इनका हमें फ़ायदा कोई नहीं है। तो जिन चीज़ों का फ़ायदा होता है वो हम फ़ायदे के लिए जब पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ अफेक्ट। इस तरह लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी हो गया, और लॉ ऑफ यानी कि ये हो गए सारे। आगे बच्चों लॉ ऑफ रिसेंसी और लॉ ऑफ यूज़। रिसेंसी जो होता है ये भी ज़रा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, इसमें आपने याद रख लेना है कि एम्फोसाइज इज़ गिवन ऑन रिवीजन। ये 2-3 जीवन इनको खास तौर पर ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद मैंने आपकी एजुकेशन के हवाले से कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 को शामिल किया है। पाकिस्तान के अंदर तालीम को रोज़ ब रोज़ बेहतर बनाने के लिए, इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो मिसाल के तौर पर बड़ी कोशिशें होती रही हैं, बड़ी ट्राइज़ की जाती रही हैं। मैंने अगले दिन आपको बताया था कि 1947 में ऑल एजुकेशन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी, जो 4 दिन कायम रही थी, जिसमें कायद आज़म का ख़त पढ़ के भी सुनाया गया था। तो वो भी एजुकेशन की तरफ एक कदम था। उसमें बहुत सारी चीज़ें पास हुई थी, जिसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 3 यूनिवर्सिटी का क़ियाम अमल में लाया जाएगा, और टेक्निकल बोर्ड का क़ियाम अमल में लाया जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड का, यानी कि 7-8 चीज़ें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये जब 47 से जब 58 तक ये निज़ाम चला 10 साल, तो उस वक्त तक फिर पता चला कि जो चीज़ें पास हुई थी उनमें बहुत सारी रह गई हैं, अभी नहीं हो सकी हैं। और क्यों नहीं हो सकी हैं? फॉर वांट ऑफ फंड, यानी फ़ंड की कमी से। फ़ंड की ये नहीं मतलब कि कमी से मुराद ये है कि फ़ंड नहीं थे। फ़ंड का मतलब ये है कि फ़ंड कहीं गायब हो चुके थे। पॉलिसी अपनी जगह पे मौजूद थी, 3 यूनिवर्सिटियाँ भी बनानी थी, एजुकेशन बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड, या सारा कुछ ये बनाना था, लेकिन उनके लिए जो पैसे रखे हुए थे वो गायब हो गए। पता नहीं कैसे गायब हो गए, किधर के, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए फिर दोबारा उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमने 1959 को फिर एक कमीशन नेशनल नेशनल कमीशन मतलब बना। तो इसका दूसरा नाम बच्चों शरीफ कमीशन भी है, यानी कि ये पाकिस्तान का पहला कमीशन था। इसका दूसरा नाम शरीफ कमीशन भी है। शरीफ कमीशन इसलिए है कि इसका जो हेड ऑफ दिस कमीशन था, जो सेक्रेटरी था, उसका नाम था SM शरीफ। इसलिए SM शरीफ के नाम पे इसका नाम ही शरीफ मिशन रख दिया गया। तो ये सबसे पहले तो ये बात है कि नेशनल एजुकेशन ऑन कमीशन या कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन ये कहाँ बना? इसका सर-ए-दस्त जवाब है कि 1959 को बना। इसका हेड कौन था? इसका हेड था, उसका नाम था SM शरीफ। इसका दूसरा नाम क्या है? शरीफ कमीशन इसका नाम है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट वाज एन ग्रेट अचीवमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूब। हाँ, जो सदर यूब थे उनका ये सबसे बड़ा जो कारनामा है वो सर अंजाम दिया जाता है। सदर यूब जो हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, और ये क्योंकि उस वक़्त सदर थे तो लिहाजा इनका जो काम है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है कि ये पहला कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन ये सदर यूब का कारनामा ही गिना जाता है, क्योंकि ये एजुकेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। बच्चों इसमें इसका जो फर्स्ट प्रोसेशन वाज टुक प्लेस इन 15 जनवरी 1959। इसका जो पहला जलसा हुआ था या इसकी पहली जो नशीस्त हुई थी वो 15 जनवरी 1959 को हुई थी। फिर क्या हुआ था? दूसरी बात, कमीशन प्रेजेंटेड ऑन रिपोर्ट दैट वाज कंसिस्टेड ऑफ। जो कमीशन है उसने एक रिपोर्ट पेश की गई थी जो कि 364 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल थी।
यानी कि ये जो रिपोर्ट थी कमीशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, वो 364 सफ़ों के ऊपर ये लिखा हुआ था कि यानी कि हमने मुल्क में क्या करना है, तालीम को क्या करना है, तालीम कैसी होनी चाहिए, कितने कॉलेज होने चाहिए, कितने साथी होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद थी। उसके बाद बच्चों बड़ी खूबसूरत बात कि कंपलसरी एजुकेशन वाज अप्रूव्ड अबाउट 8 years स्टिल 1975। बच्चों इससे पहले जब आल कॉन्फ्रेंस 1947 हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि इनिशियल लेवल पर जो तालीम है ये मुफ्त होगी, यानी प्राइमरी लेवल तक। और यहाँ पर यह बात कही गई थी, यहाँ पर ये बात कही गई थी, आगे जाके वो बात आएगी भी कि जो तालीम है वो मिडिल लेवल तक फ्री होगी। और दूसरा क्या होगा कि कंपलसरी एजुकेशन है वाज अप्रूव्ड अबाउट 8 years स्टिल 90, यानी कि 1975 तक 8 साल, यानी जो कंपलसरी एजुकेशन है ये 8 साल तक यानी कि मतलब है कि कर देगी। यानी कि कंपलसरी एजुकेशन से मुराद ये है कि हर बच्चा जो है उसके लिए 8 साल तालीम हासिल करना सब के लिए लाजमी करार दे दिया गया। कंपलसरी एजुकेशन वाज अप्रूव्ड, हर एक इंसान के लिए तालीम लाजमी हासिल करना करार दे दी गई। ठीक है ना, अबाउट 8 years, यानी कि मिसाल के तौर पर वो लोग जिनकी उम्र 8 साल है, यानी 8 साल तक, यानी कि और 1975 तक, यानी कि इस कमीशन में ये बात की कि 1975 तक यानी कि जो तालीम है ये सब के लिए कंपलसरी है। द स्टार्ट ऑफ द स्कूल वाज विद नेशनल एंथम। इसमें यह बात फाइनल की गई कि जब भी जो स्कूल है उसकी असम्बली हुआ करेगी तो उसका जो आगाज़ है ये कौमी तराने से हुआ करेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि कौमी तराने से असम्बली का आगाज़ ये कब, यानी कि किस, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी या कमीशन में पास किया गया, तो ये बच्चों 1959 में। ये बड़ी ख़ास बात है कि ये बात हुई थी कि जब असम्बली होगी स्कूल का जो आगाज़ होगा वो नेशनल एंथम से होगा। ये बड़ी ख़ास बात है। उसके बाद नीड ऑफ प्राइमरी स्कूल्स वार 1 करोड़ 40 लाख, यानी कि उसमें ये बात फाइनल की गई या इस ज़रूरत पर जोर दिया गया कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 1 करोड़ 40 लाख तक होने चाहिए। 1 करोड़ 40 लाख स्कूल प्राइमरी खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कितने? 1 करोड़ 40 लाख। ये आपने फिगर याद रखने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स वर चेंज एज दे वर ओल्ड, जो तालीम के मकासद थे ना पहली बार यहाँ पे तब्दील कर दिए गए। जो 1947 में तालीम के मकासद थे ना उनको तब्दील करके अब नए मकासद यहाँ पे रखे गए। तो इसमें क्या किया गया, मकासद तालीम भी तब्दील कर दिए गए। आगे बच्चों, कमीशन पास द फाइलिंग लेवल ऑफ एज। कमीशन ने मंदरजा झैल जो उम्रें हैं उनकी हद मुकर्रर की थी। जो प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए उन्होंने 5 साल रखे थे और ये रखा था कि बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। मिडिल जो है वो 3 साल, यानी कि 10 to 13 साल। और जो सेकेंडरी है यानी कि 2 years, यानी कि ये 13 to 15 साल। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी साल के लिए, प्राइमरी क्लासों के लिए 5 साल, मिडिल के लिए 3 साल, सेकेंडरी के लिए 2 साल रखे गए और इसी तरह हायर सेकेंडरी के लिए 2 साल मज़ीद रखे गए। इसका मतलब है कि बच्चे को दाखिल कराने की उम्र 5 साल और बाकी जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आप देख लें। मिडिल जो है ये 3 साल का अरसा रखा गया, प्राइमरी के लिए 5 साल का रखा गया, सेकेंडरी के लिए 2 साल का, हायर सेकेंडरी के लिए भी 2 साल का। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वर 6 फाइनलाइज, यानी कि 6 जो मज़ामीन हैं ये लाजमी करार दिए गए। बच्चों बड़ी ख़ास बात है, इस एजुकेशन कमीशन में, ये पहला एजुकेशन कमीशन था पाकिस्तान की तारीख में। तो पाकिस्तान की तारीख का जो पहला एजुकेशन कमीशन था ना, इसमें 6 मजमून लाजमी करार दिए गए। ये बात आपके जहन में होगी। अभी ड्यूरेशन ऑफ BA BSc वाज अप्रूव्ड 3 years, उस वक्त बी और BSc के लिए 3 साल रखे गए। अभी तो 2 साल है ना, अभी तो काफ़ी अरसे से 2 साल हैं, लेकिन उस एजुकेशन कमीशन में जो BA और BSc के लिए 2-2 साल का के बजाय 3-3 साल का दौरानिया रखा गया। ये बात याद रखने की है। उसके बाद पास मार्क्स वर फाइनलाइज एट लीस्ट 40% इन एग्ज़ाम्स, 40% इम्तहान पास मार्क के लिए रखे गए। देख लें 1960 में, आज से समझ लें कि तकरीबन 60-70 साल ही पहले जो हमारा एजुकेशन कमीशन बना था उसमें कितनी खूबसूरत 3 बातें पास हुई थी। एक तो बात ये पास हुई थी कि 6 लाजमी मज़ामीन होंगे, B और BSc के लिए 3 साल रखे जाएंगे, 3 साल के लिए तालीम होगी।
यानी कि उसके बाद बंदा बीए करेगा, 3 साल पढ़ेगा तो बीए करेगा, 3 साल पढ़ेगा तो बीएससी करेगा एफए के बाद, और उसके लिए जो पास मार्क हैं वो 40% रखे गए। फिर बच्चों उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव स्कूल्स। कम्प्रीहेंसिव कुछ जो स्कूल हैं, जैसे आजकल ये मॉडल स्कूल वगैरह खोले जा रहे हैं पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, तो उस वक्त कम्प्रीहेंसिव जो कुछ स्कूल हैं उनके क़ियाम का भी ऐलान किया गया, और पहली बार कम्प्रीहेंसिव स्कूल इस एजुकेशन कमीशन के अंदर खोलने का ऐलान हुआ। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लासेस आर सेपरेटेड फ्राम यूनिवर्सिटी क्लासेस। बहुत ख़ास बात, बहुत ज़बरदस्त बात, इस कमीशन में ख़ास तौर पर यह फाइनल किया गया कि जो कॉलेज होगा वो अलग होगा, यूनिवर्सिटी अलग होगी, और जो कॉलेज होगा उसमें सिर्फ इंटरमीडिएट क्लासें होंगी, और जो यूनिवर्सिटी है यानी कि उसमें इंटरमीडिएट की क्लासें नहीं होंगी। आज बच्चों आप देखते हैं इस अमल पर, इस टर्म के ऊपर, इस फीचर के ऊपर आज भी अमल हो रहा है कि एफए या बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं तो यूनिवर्सिटी में बीए और एमएससी या बीएस की तालीम होती है, वहाँ पर एफए वगैरह नहीं होता। एफए के लिए अलग से कॉलेज होते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक। तो ये किस यानी कि एजुकेशन पॉलिसी में बात फाइनल हुई थी, ये एजुकेशन पॉलिसी समझ लें या एजुकेशन कमीशन समझ लें 1959 में, 1959 के एजुकेशन कमीशन में ये बात फाइनल हुई थी कि 12वीं तक अलग क्लासें होंगी, और जो यूनिवर्सिटी है ये यानी कि आगे, उससे पहले ये होता था कि इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी की क्लासें एक ही जगह पे होती थी, ये भी याद रहे। उसके बाद आगे बच्चों इस्लामियात हैं। तो इस्लामियात में मैंने आज ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को रखा हुआ है, ये इनका तारफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम नुमान बिन साबित था, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 699 AD है। आप कूफा के मुकाम पे पैदा हुए थे। अबू हनीफ़ा आपकी कुनियत है, और आपका जो टाइटल है वो इमाम आज़म है। ये चारों चीज़ें पांचों आपने याद करनी है। इमाम अबू हनीफ़ा की ये पेपर में आती हैं। असल नाम क्या है? नुमान बिन साबित है, और बाकी ये चीज़ें आपने सारी पढ़ ली हैं। इनके 4000 यानी कि इनके उस्ताद थे, और इनके जो शागिर्द हैं उसमें इमाम अबू यूसुफ हैं, इमाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला मुबारक हैं। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनका नाम था किताबुल असार और किताबुल खराज, ये दो मशहूर किताबें हैं। 767 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ बगदाद के मुकाम पे। उसके बाद बच्चों दूसरे इमाम हैं, इमाम मालिक हैं। इनका असल नाम, रियल नाम इनका मालिक था, और ये 712 को पैदा हुए, और ये मदीना में पैदा हुए थे। इनकी कुनियत थी अबू अब्दुल्ला, और इनके उस्ताद का नाम था इमाम ज़ोहरी और इमाम जाफ़र सादक, ये इनके उस्ताद थे। और इनके जो शागिर्द हैं उनमें इमाम शाफ़ी का नाम आता है, अब्दुल्ला बिन वहाब का, ये दो इनके बड़े मशहूर शागिर्द हैं, इमाम शाफ़ी और अब्दुल्ला बिन वहाब। और इनकी जो किताबें, बहुत मशहूर किताब है मोता इमाम मालिक। ये बच्चों जो मोता इमाम मालिक किताब है, मोता इमाम मालिक जो किताब है बच्चों, इसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये सबसे यानी कि ये सबसे आखिरी किताब है, यानी कि ये सबसे आखिरी किताब है, आखिरी नहीं बल्कि ये सबसे पहली किताब है जो कि लिखी गई थी। किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है? हदीस के ऊपर लिखी गई है। इमाम मालिक, एक बार इनका तारुफ दोबारा सुने, इमाम मालिक हैं और इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। इमाम ज़ोहरी, इमाम जाफ़र सादिक इनके उस्ताद हैं। और बच्चों इनके जो शागिर्द हैं उनमें इमाम शाफ़ी का नाम आता है, अब्दुल्ला बिन वहाब का नाम आता है। इनकी बहुत मशहूर किताब है मोता इमाम मालिक। ये हदीस की सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब है। जो आपने 6 हदीस की किताबें सुनी हुई है ना, बुखारी है, मुस्लिम है, जामिया तिरमिज़ी है, फिर उसके अलावा सुनन नसाई है, इब्ने माजा है, अबी दाऊद है, ये 6 किताबें हैं। उन किताबों से भी पहले हदीस पे लिखी गई एक किताब है, और उस किताब का नाम है मोता इमाम मालिक। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले हदीस की किताब कौन सी लिखी गई? बाज़ लोग कहते हैं जी बुखारी, बाज़ मुस्लिम। नहीं, याद रखें हदीस के ऊपर सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब का नाम मोता इमाम मालिक है, ये याद रखना। तो बच्चों इन्हीं के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इसको नोट करें, इसको याद करें अच्छे तरीके से, और फिर इंशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।